नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 579 से लेकर के 620 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 579 से लेकर के 620 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, उस एग्ज़ाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले आपको 13 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 579 नंबर कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो आपको डायोप्टर हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको डायोप्टर हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा होती है तो आपको धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा होती है तो आपको धनात्मक होती है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 581 नंबर कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो आपको ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो आपको ऋणात्मक होती है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ और कैसा बनता है। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ और कैसे बनता है, तो F2 एवं प्रकाशीय केंद्र O के बीच सीधा, काल्पनिक एवं छोटा बनता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी एवं क्षमता बदल जाती है। यह किस पर निर्भर करता है, तो यह आपको द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करता है, तो यह आपको द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी एवं क्षमता बदल जाती है। यह किस पर निर्भर करता है, तो यह आपको द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता जो है वो आपको घट जाती है। ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता जो है वो आपको घट जाती है, अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाती है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 585 नंबर कह रहा है कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के समान हो, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी जो है वो आपको अनंत होती है। ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी जो है वो आपको अनंत होती है, जिससे लेंस की क्षमता समाप्त हो जाती है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी जो है वो आपको बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी जो है वो आपको बढ़ जाती है, जिससे लेंस की क्षमता जो है वो आपको घट जाती है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 587 नंबर कह रहा है कि हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु यह व्यवहार अवतल लेंस की तरह करता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर फोकस दूरी बढ़ जाती है एवं क्षमता घट जाती है और बुलबुला अवतल की तरह काम करने लगता है। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु यह व्यवहार अवतल लेंस की तरह करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि पानी के अंदर फोकस दूरी बढ़ जाती है एवं क्षमता जो है वो आपको घट जाती है
और बुलबुला अवतल की तरह काम करने लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 588 नंबर कह रहा है कि कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको 1.68 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको 1.68 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नमक का अपवर्तनांक कितना होता है। नमक का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको 1.54 होता है। नमक का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको 1.54 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 590 नंबर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे आपको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं तो आपको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है। इस क्रिया को कहते हैं, तो इस क्रिया को आपको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 591 नंबर कह रहा है कि किसी माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। किसी माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तो आपको आपतित प्रकाश की किरण के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो आपको आपतित प्रकाश की किरण के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग का विक्षेपण यानी कि विचलन सबसे अधिक होता है। किस रंग का विक्षेपण यानी कि विचलन सबसे अधिक होता है, तो आपको बैंगनी रंग का। किस रंग का दोस्तों, तो आपको बैंगनी रंग का विक्षेपण जो है वो आपको सबसे अधिक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग का विक्षेपण या विचलन सबसे कम होता है। किस रंग का विक्षेपण या विचलन सबसे कम होता है, तो आपको लाल रंग का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 594 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए आपको भिन्न भिन्न होता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए आपको भिन्न भिन्न होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 595 नंबर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश किन 7 रंगों में विभाजित होती हैं। श्वेत प्रकाश जो है वो आपको किन 7 रंगों में विभाजित होती हैं, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल 7 रंगों में विभाजित होती हैं। इसी को हम लोग भिबजियोर के नाम से भी जानते हैं या बैजानी हा पीनाला के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 596 नंबर कह रहा है कि किस रंग में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। किस रंग में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो आपको लाल रंग में प्रकाश का वेग जो है वो आपको सबसे अधिक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, तो आपको बैगनी रंग में प्रकाश का वेग जो है वो आपको सबसे कम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है। इंद्रधनुष जो है वो आपको किसका उदाहरण है, तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन का उदाहरण है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, तो परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन का उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंदों पर सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन के फलस्वरूप किस तरह के इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो आपको प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंदों पर सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन के फलस्वरूप किस तरह के इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो आपको प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परावर्तन होता है तो किस प्रकार का इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो आपको द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें लाल रंग अंदर की ओर तथा बैंगनी रंग बाहर की ओर रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 601 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो लाल, हरा एवं नीला रंग जो हैं वो आपको प्राथमिक रंग हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इंद्रधनुष धुंधला दिखाई पड़ता है। कौन सा इंद्रधनुष धुंधला दिखाई पड़ता है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो आपको धुंधला दिखाई पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 603 नंबर कह रहा है कि द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं। तो आपको पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला या श्यान जो हैं वो आपको द्वितीयक रंग हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल और नीला रंग मिलने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। लाल और नीला रंग मिलने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो मैजेंटा या नीलम रंग प्राप्त होता है। लाल और नीला रंग मिलने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो मैजेंटा या नीलम रंग प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 506 नंबर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 605 नंबर कह रहा है कि हरा और नीला रंग मिलने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। हरा और नीला रंग मिलने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो आपको पीकॉक नीला रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग प्राप्त होता है दोस्तों। तो आपको पीकॉक नीला रंग प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल और हरा रंग मिलने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो आपको पीला रंग प्राप्त होता है। लाल और हरा रंग मिलने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो आपको पीला रंग प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग मिलने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग मिलने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो आपको संपूरक या सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग प्राप्त होता है दोस्तों। तो संपूरक रंग या सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 608 नंबर कह रहा है कि रंगीन टीवी में कौन सा रंग उपयोग किया जाता है। रंगीन टीवी में कौन सा रंग उपयोग किया जाता है। तो प्राथमिक रंग उपयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से रंग हैं। तो लाल, हरा एवं नीला रंग हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 609 नंबर कह रहा है कि कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित करता है। कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित करता है। तो आपको काला रंग जो है वो आपको सभी रंगों को अवशोषित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 610 नंबर कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से किसने दर्शाया। तो थॉमस यांग ने दर्शाया। कब दर्शाया। तो सन 1802 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 611 नंबर कह रहा है कि 2 अलग प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अलग प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 612 नंबर कह रहा है कि प्रकाश तरंगों को प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है। प्रकाश तरंगों को प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है। तो आपको विद्युत क्षेत्र या विद्युत वेक्टर के कारण होता
होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत वेक्टर के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 613 नंबर कह रहा है कि विद्युत बल्ब या मोमबत्ती या ट्यूबलाइट इत्यादि से उत्सर्जित प्रकाश कैसे प्रकाश होती हैं? तो आपको आधुवित प्रकाश होती हैं। कैसी प्रकाश होती हैं? तो आपको आधुवित प्रकाश होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 614 नंबर कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपको 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो आपको 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 615 नंबर कह रहा है कि किस प्रकाश की दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती हैं और दूर की वस्तु नहीं दिख पाती? तो आपको निकट दृष्टि दोष में नहीं दिख पाती। किस में नहीं दिख पाती दोस्तों? तो आपको निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में नहीं दिख पाती। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती हैं और दूर की वस्तु नहीं दिख पाती? तो आपको निकट दृष्टि दोष में नहीं दिख पाती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 616 नंबर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के कहाँ पर बनता है? तो आपको रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के कहाँ पर बनता है? तो आपको रेटिना के आगे बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 617 नंबर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो आपको लेंस की गोलाई बढ़ने से फोकस दूरी घट जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो आपको लेंस की गोलाई बढ़ने से फोकस दूरी जो है वो आपको घट जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 618 नंबर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा पहनते हैं? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा पहनते हैं? तो आपको अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो हैं वो आपको अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं तथा नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती? तो आपको दूर दृष्टि दोष में दिखाई नहीं पड़ती। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं तथा नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती? तो आपको दूर दृष्टि दोष में नहीं दिखाई पड़ती। किस में नहीं पड़ती दोस्तों? तो दूर दृष्टि दोष में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 620 नंबर कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में आपको क्या होता है? तो लेंस की गोलाई कम जाने से फोकस दूरी जो है वो आपको बढ़ जाती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो लेंस की गोलाई कम जाने से फोकस दूरी जो है वो आपको बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।